जरा सोचिए, एक साधारण सा लिक्विड दूध कैसे हमारी सबसे पसंदीदा मुंह में पानी ला देने वाली डिशेस में बदल जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बेहद दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं, जो पूरी तरह से केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान द्वारा चलता है। हम अक्सर इन स्वादिष्ट व्यंजनों का मजे लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो इसके पीछे की जो जादुई साइंस है ना, वो वाकई हैरान करने वाली है। तो आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर चर्चा करेंगे। हम एक 400 साल पुराने डेयरी रहस्य से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे एसिड कोगुलेशन का विज्ञान, छेना और पनीर के बीच का असली अंतर, रसगुल्ले को लेकर मशहूर जीआई टैग विवाद, और आखिर में डेयरी से जुड़े कुछ बहुत ही आम मिथकों को साइंटिफिक तरीके से तोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक 400 साल पुराने डेयरी रहस्य की। आपको जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि बंगाल में एक समय ऐसा था जब दूध को फाड़ना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। लोग इसे दूध की बर्बादी समझते थे। लेकिन ठीक 400 साल पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने जानबूझकर एसिड डालकर दूध फाड़ने की ये विदेशी तकनीक यहाँ पेश की। बस फिर क्या था, इसी तकनीक ने भारतीय कुकिंग के साथ मिलकर उन लेजेंडरी मिठाइयों को जन्म दिया जिन्हें आज हम इतना चाव से खाते हैं। अब आते हैं इसके पीछे के विज्ञान पर, यानी एसिड कोगुलेशन। देखिए, ये कोई अपने आप होने वाला बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन नहीं है। यहाँ हम जानबूझकर एसिड जैसे कि नींबू या सिरका मिलाते हैं। होता क्या है कि एसिड मिलते ही दूध का पीएच लेवल अचानक गिरता है और उसमें मौजूद कैसीन प्रोटीन्स का नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो मजबूर होकर एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर इसे समझें तो ये बिल्कुल चुंबक की तरह काम करता है। सामान्य दूध में केसीन मिसल्स एक दूसरे को दूर धकेलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एसिड मिलता है उनका चार्ज बेअसर हो जाता है और वे आपस में चिपकने लगते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, इस पूरी प्रक्रिया के काम करने के लिए 80 से 85 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आते हैं, छेना बनाम पनीर। हम सब जानते हैं कि छेना नरम और भुरभुरा होता है, जबकि पनीर एकदम सख्त। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन दोनों की केमिस्ट्री 100% सेम है। बिल्कुल एक ही रिएक्शन, एक ही प्रोटीन। जो चीज इन्हें असल में अलग बनाती है वो विशुद्ध रूप से एक फिजिकल या मैकेनिकल कदम है, और वो है दबाना यानी प्रेसिंग। इन दोनों को बनाने की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी ही होती है, फुल फैट दूध को गर्म करना और उसमें धीरे धीरे एसिड मिलाना। लेकिन यहीं पर अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही वो पीला पानी, जिसे हम मट्ठा या वे कहते हैं, साफ दिखाई देने लगे, एसिड डालना तुरंत रोक देना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा एसिड डाल दिया तो आपका एकदम नरम छेना रबर जैसा खिंचने लगेगा। अब छानने और धोने के बाद ना, ये प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से 2 अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। अगर आप इसे सिर्फ लटका कर रखें और फिर गूंथ लें तो आपको मिलेगा वो एकदम नरम बेस जो बंगाली मिठाइयों की जान है। लेकिन अगर आपने इसे भारी वजन के नीचे दबा दिया तो आपको मिलेगा एक सख्त ब्लॉक, जिससे ढाबे वाली वो शानदार पंजाबी करी बनती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रसगुल्ला जीआई टैग विवाद की। रसगुल्ला बंगाल का है या उड़ीसा का? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा और विवादास्पद है, जिसने इन 2 राज्यों के बीच एक जटिल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग की लंबी बहस को खड़ा कर दिया। आखिर ये लेजेंडरी मिठाई मूल रूप से आई कहां से? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो दोनों ही दावे बेहद मजबूत लगते हैं। सदियों पहले ओडिशा के मंदिरों में क्षीर मोहन नाम की डिश मौजूद थी, और फिर 400 साल पहले पुर्तगालियों वाली वो तकनीक आई जिसका हमने जिक्र किया। अंततः दोनों ही जगहों के ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देते हुए 2017 में बंगाल को और 2019 में ओडिशा को अपने अपने खास रसगुल्ले के लिए जीआई टैग मिल ही गया। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो इन दोनों में बहुत ही बारीक लेकिन अहम अंतर है। बंगाल के रसगुल्ले को बहुत ज्यादा गूंथा जाता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके और एकदम स्पंजी बन सके। दूसरी ओर ओडिशा के रसगुल्ले में दूध और फैट का एक अलग रेशो इस्तेमाल होता है, जिससे वो थोड़ा घना, सख्त और कम मीठा बनता है। यहाँ किसी एक को बेहतर कहना नामुमकिन है। सच तो ये है कि दोनों ही क्षेत्रों का अपना एक अनोखा कुलिनरी जीनियस है। और अगर हम पूरे देश का एक त्वरित दौरा करें तो ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये एक ही बुनियादी केमिस्ट्री अलग अलग क्षेत्रों के दूध और वहाँ के सांस्कृतिक स्वादों के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। बंगाल की मिठाइयों से लेकर उड़ीसा के पहाला गांव, पंजाब के ढाबों, राजस्थान के मावा मिक्सचर और अब दक्षिण भारत तक ये तकनीक हर जगह मौजूद है। और अब
उन सामान्य डेयरी मिथकों की बारी जिन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। आइए इन 4 सबसे आम भ्रांतियों को आज साइंटिफिक तरीके से खारिज करते हैं। पहले मिथक कि छेना और पनीर एक ही हैं। इस पर तो हमने प्रेसिंग वाले अंतर को समझकर बात कर ही ली है। चलिए अब बाकियों को देखते हैं। एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि ज्यादा नींबू डालेंगे तो ज्यादा छेना बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मट्ठा साफ होने के बाद भी आप एसिड डालते रहे तो वो कैसीन के नाजुक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ज्यादा नींबू डालने से आपको कोई स्वादिष्ट मिठाई तो नहीं मिलेगी। हाँ, चबाने के लिए एक ठोस रबड़ का टुकड़ा जरूर मिल जाएगा। तीसरा मिथक है कि लो फैट दूध से ज्यादा सेहतमंद और अच्छा पनीर बनता है। विज्ञान हमें साफ बताता है कि एक स्मूथ टेक्सचर के लिए फैट का होना बहुत जरूरी है। फैट ही वो असली गोंद है जो प्रोटीन को सही से बांध कर रखती है। पनीर को टूटने से बचाने के लिए फुल फैट दूध एक साइंटिफिक जरूरत है, वरना आपका पनीर एकदम सूखा और भुरभुरा हो जाएगा। और आखिरी मिथ को लेकर सबसे अहम बात यह है कि हाँ, ये डेयरी प्रोसेसिंग का हिस्सा जरूर है, लेकिन इस खास ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी तरह के जीवित बैक्टीरिया या यीस्ट का कोई काम नहीं होता। ये पूरी तरह से एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हम एसिड कोगुलेशन कहते हैं। सोचिए जरा, एक ही यूनिवर्सल केमिस्ट्री और उससे निकले इतने सारे अलग अलग स्वादिष्ट रूप। विज्ञान अपनी जगह कभी नहीं बदलता, लेकिन हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम एक और दिलचस्प सफर पर चलेंगे और केरल के प्राकृतिक रूप से फर्मेंट होने वाले टॉडी के पीछे के विज्ञान का पता लगाएंगे। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा।